जैसे अभी अभी हमने पिछला चैप्टर खत्म किया ना अपना, ठीक है, क्या था, पुष्पीय पादपों का शारीरिकी, यानी कि हमने क्या देखा था कि सर उस पादप को पूरे अंदर से स्टडी किया था, ठीक है। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा कहूँ कि किसी जीव के क्या करना है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर संरचना अगर हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, शारीरिकी कहलाता है या तो शारीर कहलाता है। याद है ना ये शब्द, या तो शारीर या तो शारीरिकी, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने देखा था वो किसका था, प्लांट्स का था, बट अकारकी कौन तो कह दिया इसमें, क्या था अकारकी वाला, वो पादप का था, ठीक है, शारीरिकी। अब इस बार जो हम देखने वाले हैं वो क्या है भाई, अंदर ही देखेंगे हम लोग इस बार, लेकिन इस बार देखने वाले प्राणियों में यानी कि जंतुओं में, ठीक है। अब बस वो पिछले चैप्टर को थोड़ा सा आधार बनाइएगा अपने लिए, मतलब कि एक तरीका अपनाइएगा। वहाँ पे क्या देखा था सर, कहाँ से शुरू किया था, कोशिका, ऊतक, यही सब चीज़ें से शुरू किया था, कितने प्रकार के ऊतक मिल रहे थे वो सारी बातें देखी थी, किसका क्या लक्षण है, कौन कहाँ पर मिलता है। सेम सब कुछ यहाँ पर भी वही होगा, ऊतक किस प्रकार के मिल रहे हैं प्राणियों में, कौन सा ऊतक कहाँ पर मिल रहा है, किसका क्या कार्य है, किस प्रकार की संरचना है, कैसा दिखता है, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो सिंपल सा सर सबसे पहला वर्ड जो आता है वो क्या है हमारा, ऊतक। ऊतक का मतलब क्या होता है, क्या कहोगे ऊतक का मतलब, कोशिकाओं का समूह। चलो शुरू से तो हम लोग यही याद करते आए हैं ना, थोड़ा सा उसमें चेंज करिएगा और क्या करिएगा, कोशिका का समूह जो, हाँ ऊतक तो कहलाएगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और बिंदु अपने पास रख लीजिएगा कि कोशिका का समूह जो उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन तथा कार्य में समान हो। बात समझे क्या बोला, ओरिजिन माने उत्पत्ति, कहाँ से बना, कैसे बना, वो बात कर रहे हैं कि सर कोशिका के समूह आएगा, ठीक है, तभी तो क्या कहेंगे, ऊतक कह देंगे। सर ये लीजिए कोशिका का समूह मिल रहा है, क्या कहला रहा है, ऊतक कहला रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि सर उसकी उत्पत्ति, ये पहला बिंदु याद रखिएगा कि सर उसकी उत्पत्ति और उसका कार्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा बिंदु ऐड करिएगा यहाँ पर कि सर वो संरचना के आधार पर समान या असमान हो सकते हैं। ये बात हालांकि आप जानते भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते। ऊतक का मतलब सिंपल सा दिमाग में आता है सर कोशिका का समूह, वो समूह क्या कहलाएगा, ऊतक कहलाएगा। बस ध्यान ये रखना है वहाँ पर कि सर उस समूह में जितने भी ऊतक मिल रहे हैं उनकी उत्पत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उनका कार्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हाँ एक चीज़ में दिक्कत आ सकता है कि सर उसकी जो संरचना है वो संरचना एक समान भी हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है, तब जाके क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। जैसे सिंपल समझिएगा, क्या ये ऊतक कह सकते हैं सर कोशिका का समूह मिल रहा है, ठीक है सर ये एक प्रकार का क्या है, ऊतक है, चलो ठीक है। ये भी एक कोशिका का समूह है, क्या इसको भी हम ऊतक कहें? हाँ सर, अभी तक तो ये पहला बिंदु साबित कर रहा है हमारा। पहला बिंदु क्या था कि जो उत्पत्ति के आधार पे, अब उत्पत्ति अभी आपने नहीं देखा, हम कह देते हैं कि उत्पत्ति क्या है इनकी, समान है। बात करेंगे उत्पत्ति कैसे हुआ इनका। सर उत्पत्ति इनका समान है, उसके साथ साथ क्या है, इनका कार्य भी समान है। मान लीजिए कि ये सर कुछ रसायन बना रही है, उस रसायन का नाम दे देते हैं हम लोग एक्स, ठीक है। तो सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या कर रही हैं, एक्स का ही निर्माण कर रही है, कोई अलग कार्य नहीं कर रही है। तो इसका क्या हो गया सर, उत्पत्ति समान हो गया और इसका कार्य समान हो गया। वैसे ही इनकी बात करें तो सर इनकी उत्पत्ति भी क्या है, समान है, और इनका कार्य भी क्या है, समान है। क्या मैं इनको ऊतक कह लूँ? डन सर, कह लेंगे। अब देखो जरा, ये देखो सर इनकी उत्पत्ति तो समान है, ठीक है, इनका कार्य भी समान है,
लेकिन संरचना में देखो अंतर आ गया ना कि सर कुछ कोशिकाएं चतुर्भुजाकार हैं, कुछ कोशिकाएं कैसी हैं, गोलाकार हैं। इसकी संरचना क्या हो गई है, ये अलग है, मैच नहीं कर रही है। क्या ये ऊतक कहलाएगा? बिल्कुल सर, ये भी ऊतक कहलाएगा। ठीक है ना। तो वही मेरा 2 लाइन था क्या कि कोशिका का वे समूह जिनमें उत्पत्ति के आधार पर सारी कोशिकाएं समान होंगी, कार्य के आधार पे सारी कोशिकाएं समान होंगी और संरचना के आधार पे समान हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, फिर भी क्या कहलाएगा, ऊतक ही कहलाएगा। डन। चलो अब ना जरा ऊतक से संबंधित कुछ बातें हैं। सबसे पहला सर ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, याद रखना बच्चा, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये ऊतक शब्द के बारे में बोले थे ना, बाई चार्ट बोला था याद करने के लिए कि बाई चार्ट के बारे में जरा पता करिएगा, ये बाई चार्ट कौन है। बाई चार्ट वे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्राणियों में ऊतक शब्द दिया। खाली है स्लाइड, 1 मिनट देखो यहीं पे मैं बता देता हूँ। ऊतक हम अभी फिलहाल पढ़े हुए हैं पादप में भी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं यही ऊतक शब्द कहाँ पर, सर जंतुओं में पढ़ने जा रहे हैं। दोनों जगह पे ऊतक ऊतक आ रहा है ना। याद रखना कि जो पादप में हमने ऊतक पढ़ा था तो उस समय जो ये ऊतक शब्द दिया गया था, ये दिया गया था निहेमिया ग्रीव के द्वारा। ठीक है, निहेमिया ग्रीव। तो निहेमिया ग्रीव कौन सर, वो वैज्ञानिक जिन्होंने ऊतक शब्द दिया, मगर किसके रिस्पेक्ट में दिया, पादप के संबंध में बोला था ऊतक। और वही चीज आ जाए अगर हम जंतु में जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इस जंतु में भी ऊतक नाम का जो ये शब्द है, ये शब्द दिया गया था, लेकिन ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था, बाई चार्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, या बाई चैट जो आप नाम समझ ले। तो यही मैंने बोला था, जरा पता करिए क्या है ये बाई चैट या कौन है ये बाई चैट। ठीक है, कुछ और दिखा रहा था। इनका पूरा नाम डालोगे तो शायद आ जाए। पूरा नाम AM बाई चैट है शायद इनका। अब मोस्टली क्या शॉर्ट नेम ही याद रहता है। चलो यहाँ पे देखो कि सर ये ऊतक शब्द जो है किसने दिया था, बाई चार्ट ने दिया था। लेकिन देखो एक चीज और है कि सर हिस्टोलॉजी हम जो ये कहे हैं, ये शब्द के दे दिया, ये शब्द दिया था मेयर ने। तो कंफ्यूजन आएगा तो क्लियर करना। अभी हमने क्या देखा सर, ऊतक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। फिर बोला सर ये ऊतक शब्द किसने दिया, बाई चैट ने दिया। उसके बाद सर ये हिस्टोलॉजी भी तो कोई दिया होगा ना, तो ये हिस्टोलॉजी किसने दिया था, मेयर ने दिया था। ठीक है, एक तीसरा बिंदु कि सर हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, मार्सिलो मैलपिगी। ठीक है, जैसे होता है ना कि सर बायोलॉजी के जनक कौन है, केमिस्ट्री के जनक कौन है, फिजिक्स के जनक कौन है, तो वैसे ही अगर हिस्टोलॉजी के जनक की बात करें, सबके जनक होते हैं भाई। ठीक है, अरस्तु याद रखिएगा। ठीक है, चलो कौन, मार्सिलो मैलपिगी हिस्टोलॉजी के जनक हैं। ठीक है, तो ये 3-4 बिंदु है, यहाँ से रख लीजिएगा दिमाग में। चलो अब उसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट, सर ये जर्म लेयर क्या होते हैं। मेरे ख्याल से जर्म लेयर आप लोगों को कुछ हद तक बताया भी है हमने जर्म लेयर के बारे में। चलिए समझिएगा, ये बच्चा अगर ये एक अंडाणु है, ये एक शुक्राणु, निषेचन होने के पश्चात क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, युग्मनज हो जाएगा, जिसको नॉर्मली हम एक और नाम से जानते हैं, जाइगोट के नाम से। क्या किसी को मैंने या कभी विदलन बताया आप लोग को? विदलन क्या है विदलन? बिल्कुल, देखिए विदलन, देखो विभाजन आपने 2 प्रकार का पढ़ा हुआ है। एक को कहते हैं समसूत्री विभाजन, एक को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री इसलिए बोलते हैं कि सर कोशिका विभाजन होने के पश्चात, यानी कि कोशिका जब विभाजन कर जाएगी, सर ये एक कोशिका है, इससे जब विभाजन होकर के 2 कोशिका बनेगी, और इस कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र हैं, तो यहाँ भी कितने होंगे, 46, यहाँ भी कितने होंगे, 46। ये क्या कहलाएगा, समसूत्री। यही अगर कहानी बदल जाए कि सर यहाँ से जो विभाजन करके 2 कोशिका बनी है, आधा गुणसूत्र यदि जाए, तो ये क्या कहलाएगा, अर्धसूत्री कहलाएगा। एक और कंडीशन देखना कि सर यहां से विभाजन जरूर हुआ है, लेकिन एक समस्या पैदा हो गई। क्या वो समस्या समझ में आ रहा है क्या किसी को? सर 46 का 46 ही है, तो हाँ बोलो, क्या मैं इसको समसूत्री कहूं या अर्धसूत्री कहूं? है तो समसूत्री के जैसा, मगर समसूत्री नहीं है। हाँ
क्या कह रही हो? नहीं है तो समसूत्री, लेकिन फिर भी समसूत्री नहीं है। ई का है सर, ये है विदलन। तो पगला गए हैं सर, अभी अभी तुरंत कहते इसको समसूत्री कि बराबर बराबर जाएगा तो समसूत्री होगा। देखो सिंपल बताते हैं क्या होता है सर। ये 46, यहाँ से 2 कोशिकाएं बनी, यहाँ भी गया 46, यहाँ भी गया 46, क्या बोले? समसूत्री। ये देखो 46 सर, यहाँ चला गया 23, यहाँ गया 23, ये क्या कहलाएगा? अर्धसूत्री। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, देख के बताओ कुछ अंतर दिख रहा है? क्या अंतर दिख रहा है? विदलन में कोशिकाएं अलग नहीं हुई हैं। समझ में आया? देखो यहाँ समसूत्री में सर अलग कर दिया ना, अर्धसूत्री में भी अलग किया, विदलन में अलग नहीं किया है। बस समझ में आया? दूसरा, चलो विदलन को और डिटेल में बाद में समझेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल जुड़ा ही रहता है। तो ये जो आपका युग्मनज है सर, करता तो समसूत्री के जैसा विभाजन है, लेकिन वो कौन सा विभाजन होता है? विदलन होता है, याद रखिएगा। तो विदलन में क्या होगा सर? यही कोशिका, ये लीजिए सर, 2 भाग में बट गई, फिर यही कोशिका ये देखो 4 भाग में बट गई। क्या ये कोशिकाएं अलग हो रही हैं? क्या अलग नहीं हो रही है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? विदलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, याद रखिएगा इसको कि युग्मनज में समसूत्री नहीं होता है, क्या होता है? विदलन होता है। ठीक है, अब सर ये विदलन करता जाएगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी क्या? अगर ये विदलन करता जा रहा है, मान लो अभी सर ये 4 है, 4 से अगली बार में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या इसकी कोशिका की संख्या बढ़ी? फिर अगली बार में क्या हो जाएगा? 8 से 16। सर धीरे धीरे ये वृद्धि भी करता रहता है, कोशिका की संख्या भी बढ़ाता रहता है। आगे आने वाले समय में यानी कि भविष्य में धीरे धीरे इसी कोशिका में कुछ स्तरें बन जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से कुछ स्तरें बन जाएगी सर। ये पहला स्तर, ये दूसरा स्तर और ये तीसरा स्तर। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रखा है हमने सर। ये सबसे पहला, इधर लिख देता हूँ मैं, ये पहला स्तर, ये दूसरा और ये तीसरा स्तर। ठीक है, तो इस जन्म स्तर के आधार पे जीव होते हैं 2 प्रकार के। एक ऐसा जीव जिसके अंदर, देखो यहीं पे लिखता हूं मैं जन्म स्तर के बारे में सर। एक ऐसा जीव जिसके अंदर जन्म स्तर की संख्या कितनी होगी? 2। और एक ऐसा जीव जिसके अंदर जन्म स्तर की संख्या 3। तो सिंपल सा कि सर जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, गाय भैंस बकरी जितने भी आपको दिख रहे हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं सर? 3 जन्म स्तर वाले होते हैं। और निम्न श्रेणी में जो आते हैं वो कैसे होते हैं? 2 जन्म स्तर वाले। ये पढ़ाया हुआ है मेरा पहले का ही। ऐसे जीव जिनके 2 जन्म स्तर हैं उनको कहते हैं हम लोग द्विकोरिक, और जिनके 3 होते हैं उनको क्या बोलते हैं? त्रिकोरिक। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, चलो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। अब ये स्तरों का नाम पता है ना? कहीं खाली नहीं है काजी, यहाँ पे बता देता हूँ। अरे पता तो सभी को है, लेकिन कुछ इसमें होनहार भी तो हैं आप लोगों में। देखो जन्म स्तर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए सबसे पहला जो होगा बच्चा, ये कहते हैं बाह्य जन्म स्तर, फिर मध्य जन्म स्तर, फिर अंतः जन्म स्तर। ठीक है, इंग्लिश में नाम याद रखिएगा इनका। इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म।
ठीक है, क्या क्या बात किया अभी तक हमने सर? ऊतक क्या होता है? कोशिका का वो समूह जिसमें मिलने वाली कोशिकाएं उत्पत्ति के आधार पर, उसके साथ साथ कार्य के आधार पर कैसी होती है? एक समान होती है। ठीक है, उसके बाद ये संरचना में अलग अलग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, फिर कुछ इससे जुड़ी हुई कुछ बातें देखी हमने कि सर जब ऊतक बन रहा है, इस ऊतक का अगर हम अध्ययन करना चाहेंगे तो क्या कहलाएगा? वो हिस्टोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, फिर देखा कि ये प्राणियों में ऊतक नाम का ये शब्द किसने दिया? बाइचैट ने दिया। ठीक है, उसके साथ साथ ये हिस्टोलॉजी शब्द किसने दे दिया? मेयर ने दे दिया। उसके बाद हिस्टोलॉजी के जनक कौन थे? मार्सेली मेलपिगी थे, या मार्सेलो मेलपिगी थे, मेलपिगी कह लो या जो भी कह लो। अब इन्हीं से जुड़ा हुआ एक और तथ्य है, इनको कहाँ लिखा था हिस्ट्री, यहाँ पे याद रखिएगा। इनको एक और चीज का जनक बताया गया है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक टिश्यू। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप ऐसा कहो कि सर ऊतकों को माइक्रोस्कोप से जो देखे थे ना, वो भी कौन थे? मार्सेलो मेलपिगी थे। कहीं पर आप आगे चल के पढ़ोगे सर मेलपिगी नलिका, ठीक है, वो इन्हीं के नाम से दिया गया है। ठीक है, मेलपिगी नलिका वो इन्हीं के नाम पर दिया गया। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे कि सर ये जो जर्म स्तर होते हैं ये कितने होते हैं? 3, बाह्य, मध्य, अंतः, इक्टो, मीजो, इंडो। ठीक है, अब ये करते क्या है? तो ये जो आपका ये कौन था सर? हमने बताया था कि ये कौन था? युग्मनज था। युग्मनज धीरे धीरे करके अपने अंदर क्या बनाया? जर्म अस्तर। अब सर ये जर्म अस्तर मेरे शरीर के एक एक अंग बनाने के लिए जिम्मेदार है। बाह्य जर्म स्तर कुछ और बनाएगा, मध्य जर्म स्तर कुछ बनाएगा, अंतः जर्म स्तर कुछ बनाएगा। बात समझ में आया? यानी कि हमारे शरीर में जितना भी अंग दिख रहा है, जो भी संरचना दिख रही है आपको, ये सब कुछ कहीं ना कहीं मात्र इन्हीं तीनों जर्म स्तर से बने होंगे, इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं। ठीक है, हो सकता है मैं त्वचा की बात करूं, इसके नीचे कौन मिल रहा है सर? मसल्स मिल रहे हैं, पेशियां मिल रही है, उसकी बात कर लें। या फिर अंदर कौन मिल रहा है सर? हड्डी मिल रहा है, हड्डी के साथ और कौन मिल रहा है? उपास्थि मिल रहा है, अस्थि, उपास्थि, और क्या सर? कंडरा, और क्या? स्नायु और रक्त। हाँ बिल्कुल, कंडरा भी है, बताएंगे, एक एक करके बात करेंगे, अभी कोई नहीं, पता चले कि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरे सिस्टम से चलिए। क्या क्या हुआ सर? अस्थि है, उपास्थि है, कंडरा है, स्नायु है, रक्त है, उसके बाद लसिका है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं किससे बना हुआ है? इन्हीं जर्म अस्तर से। यानी कि कुल मिला जुला के हम ऐसा कहें सर, युग्मनज आगे चल के जर्म अस्तर बनाता है, वो जर्म अस्तर आगे चल के मेरा पूरा का पूरा शरीर बनाता है। ठीक है, सारा कहानी यही है, इस चैप्टर का मूल मंत्र ये है। हाँ, पिछले चैप्टर का भी था ना एगो, इस चैप्टर का ये। अरे बाबू देखो, परेशानी है तो उसको पहले से ही सॉल्व करना है। अब बात करते हैं बच्चा कि ऊतक के प्रकार किसके लिए? जंतुओं के लिए। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि जैसे पादप में कितने प्रकार के ऊतक थे? 2 सर, विभजीय ऊतक, उसके बाद अस्थाई। विभजीय ऊतक का हमने वर्गीकरण किया था, फिर अस्थाई का भी वर्गीकरण किया था। वैसे ही सर यहाँ जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपकला ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार का आपका मिलने वाला है। यानी कि हमारे शरीर में कुल ऊतकों के प्रकार की बात करो तो कितने प्रकार के ऊतक हैं? 4। ठीक है, उपकला, देखो नाम में, दिमाग में ये सब नाम बैठने चाहिए, याद हो गया ना? सनक जाओगे कब? जब ये सब का वर्गीकरण होगा ना, उस समय सनकोगे, अभी कहाँ। परेशानी विभजीय ऊतक में और अस्थाई में था नहीं, उसका जब वर्गीकरण किया था वहां से परेशानी शुरू हुआ था, वो तो कम था, इसमें बहुत ज्यादा। इसमें सबका हालत नहीं खराब होने वाला, आराम आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये चारों के चारों याद रखिए दिमाग में। चलो एक एक करके ना पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं, जानबूझ के समय बचाने के लिए मैंने सब कुछ पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब समझो, पहले मैं चारों ऊतक को थोड़ा थोड़ा आपके सामने समझा देता हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं किसको? उपकला ऊतक को। अरे बाबा, एक चीज़ देखो मैं बताना भूल गया, यहीं पे बता देना चाहिए था मुझे, यहीं पे सुनो।
देखो उपकला ऊतक की बात कर रहे हैं, उसके बाद चारों की बात करेंगे। समझिएगा कि सर अभी तो हमने क्या बोला था कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ मिल रहा है वो किसकी वजह से, जर्म स्तर के वजह से। क्या वही जर्म स्तर आगे चल करके क्या बनाया होगा, ऊतक बनाया होगा। वही जर्म स्तर आगे चल करके सर ऊतक के सभी प्रकार को बनाया होगा। ठीक है, चलिए यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। याद रखिएगा उपकला ऊतक इक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों से बना होता है। यानी कि कहीं, अच्छा सुनो, अभी बात करेंगे उपकला ऊतक का। मान लो कि क्या मेरे शरीर में उपकला ऊतक है? हाँ है। कहाँ कहाँ पे अभी पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ भी होगा, हो सकता है कि कहीं का उपकला ऊतक किसका बना होगा, इक्टोडर्म का, कहीं का उपकला ऊतक मीजोडर्म का, और कहीं का उपकला ऊतक एंडोडर्म का। इसका मतलब सर उपकला ऊतक तीनों जर्म स्तर से बना होता है। ठीक है, इक्टो, मीजो, एंडो। फिर बात आता है सर ये संयोजी ऊतक किससे बना होता है? याद रखना ये बना होता है बच्चा मीजोडर्म से बना होता है। ये मस्कुलर यानी कि पेशी ऊतक किससे बना होता है? ये भी बना होता है मीजोडर्म से। ठीक है, और आपका ये जो नर्वस टिश्यू होता है ये बना होता है किसका, इक्टोडर्म से। ठीक है, याद रह जाएगा ना, चारों का चारों याद रहेगा। चलो हाँ जी, इक्टोडर्म से। हाँ हाँ, परेशान काहे होते, आएगा इंडोडर्म भी जगह से। ठीक है, क्या क्या चीज़ सर, हमारा जो उपकला ऊतक था वो इक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों से बन सकता है। उसके बाद कौन था, संयोजी ऊतक, ये किसका बना होता है, मीजोडर्म का। फिर पेशी ऊतक मीजोडर्म, तंत्रिका ऊतक इक्टोडर्म। डन, यहाँ तक दिमाग में रखिए। अब सर एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले उपकला ऊतक की बात कर रहे हैं तो हमको पता है सर इसका ओरिजिन क्या है। अभी अभी बताया था कि ये इक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म सर ये तीनों से बना हो सकता है। ठीक है, फिर लगे हाथ इस सर इसका कार्य क्या होता है। ये हमारे शरीर में मिल रहा है तो इसका कार्य समझ लेते हैं कि कार्य क्या करता है। ठीक है, तो पहला कार्य इसका याद रखना कि सर ये हमारे शरीर का आवरण बनाता है। अब आपके शरीर का आवरण कौन बनाता है? सर त्वचा। आवरण माने क्या होता है, बाहर बाहर जो भी संरचना मिले उसको क्या बोलते हैं, आवरण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कवरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सर हमारे शरीर का क्या बना रहा है, आवरण। दूसरा याद रखना कि सर ये लेयरिंग भी करता है। लेयरिंग का मतलब होता है अस्तर या आस्तर भी कहीं कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, अब अस्तर या आस्तर आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कपड़े के अंदर भी अस्तर देते हैं, यानी सर कपड़े के नीचे एक कपड़ा देते हैं। ठीक है, ये जैसे एक रूम हो गया, ये इस रूम को अगर समझोगे सर रूम के बाहर दीवार है क्या, सर ऐसा ही दीवार रूम के बाहर भी होगा क्या, उसके ऊपर भी पन्ना पलस्तरा किया होगा बाहर। आप हमेशा सोते रहते हैं, अभी क्या सो रहे, कहाँ सो रहे, मतलब पागल हैं हम, हैं बुड़बक कहीं की। ऐसे तो नहीं ना कहेंगे, किसी और को काहे नहीं कह दिए बाबू। चलो बात बंद करो, थोड़ा होश में रहो। अब बात सुनो, अरे बस करो, हो गया, कोई डिस्कशन नहीं। सर इस रूम के बाहर का एक अस्तर होगा, बाहर वाला क्या कहलाएगा, आवरण। इस रूम के अंदर ये जो दीवार है ना, ये क्या कहलाएगा, अस्तर कहलाएगा या आस्तर कहलाएगा। देखो सर ये कोई एक जीव हो गया। ठीक है, इस जीव का सर ये बाहरी आवरण है। तो ये जो बाहरी आवरण होगा बच्चा, ये बाहरी आवरण बनाने के लिए कौन जिम्मेदार, उपकला ऊतक। चलो सर इसके जीव के शरीर के अंदर, जैसे अपने अंदर देख लो कि सर ये बाहर से आवरण, क्या हमारा शरीर अंदर से खोखला है, सर बिल्कुल खोखला है। पेट देख लो, सब अंदर से क्या है, खोखला है। सर ये हमारा शरीर का अंदर का भाग हो गया जो कैसा है, खोखला है। अपने में कोई डिस्कशन नहीं करिए। ठीक है, अंदर से कैसा है सर, ये खोखला है। क्या मैं खोखले भाग को एक नाम दे दूं, किसी को कोई समस्या कि सर कोई भी खोखला सा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, गुहा बोलते हैं। ठीक है, कैसा गुहा, सर एक और नाम इसको जोड़ देते हैं, अंतः गुहा। अंदर है इसलिए क्या बोला, अंतः गुहा बोल दिया। हाँ, अंतः गुहा, शरीर के अंदर की गुहा अंतः गुहा। ठीक है, नहीं बाहर कहीं गुहा होता है, किसी अंग के अंदर ही होता है वो नहीं। बात यहाँ तक समझ में आई। आगे सुनो,
सर इसके अंदर ना हमारे अंग भी मिल रहे हैं, ये लो कुछ कुछ हमारे अंग भी हैं, ठीक है। क्या अंदर से अंग भी खोखला होता है क्या? सर बिल्कुल अंग भी खोखले होते हैं, तो ये अंग का गुहा हो जाएगा। खैर हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखो ये वाला, ये जो सर हमारा अंदर से क्या दिख रहा है आपको? अंतः गुहा दिख रहा है। सर इस अंतः गुहा का ये वाला आवरण देखो, ये जो पीला वाला बाहर वाला आवरण है, अंदर वाला है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चा इसको कहा जाता है क्या? अस्तर, ठीक है, लेयरिंग। तो ये लेयरिंग करने के लिए कौन जिम्मेदार? उपकला ऊतक। क्या उपकला ऊतक के बारे में समझ में आ गया क्या क्या करना है इसका? कि सर उपकला ऊतक 3 चीज़ों का बना हो सकता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का बना हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका कार्य क्या होता है? आवरण बनाना और अस्तर बनाना। आवरण का एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा कि सर जो आवरण बन रहा है, कहाँ गया? ये रहा बाहरी आवरण। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? तो अच्छा लेयरिंग का एग्जाम्पल कहाँ है? हाँ लेयरिंग का, हाँ अस्तर का समय है अपने पास? चलो समझना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। लेयरिंग को समझा रहे हैं। लेयरिंग अलग अलग होता है, आपको इतना तो पता है ना कि उपकला सर तीनों से बना हो सकता है। ये बड़ी क्रिटिकल है समझना। देखो जैसे सपोज मुझे फील करना है, मैं ऐसे खड़ा हूं ना, ऐसे, ठीक है, ये चीज़ देखना। अरे जस्ट फील करना बाबू, कैसे क्या है वो चीज़ें नहीं देखो, तो फील करो कि क्या क्या चीज़ें हैं। हंसी आ रही है ना? एक को सवाल है, में से पूछ दिया तो किसी को आता जाता नहीं होगा। ये आपके सिलेबस का टॉपिक अभी फिलहाल तो नहीं है, समझो। देखो ये नाक, सर नाक के ऊपर का जो ये खोखला सा भाग है ना, ये इसको कहते हैं हम लोग नासा गुहा, ठीक है। उसके बाद सर ये मुख का जो ये खोखला सा भाग है, इसको कहा जाता है मुख गुहा, ठीक है। आराम आराम से समझना। उसके बाद सर ये नाक और मुख, इसके बीच में तालू आता है, ठीक है, ये वाला सर, ये है तालू। अरे सब बता रहे हैं, अपना से दिमाग लगाते हो ना, इसीलिए परेशान होते हो। हम कहते हैं ना धैर्य रखा करो, आपका सवाल का जवाब अगले ही स्टेप में मिल जाएगा। आप सवाल करके बतिया करके वो 1 मिनट का समय बर्बाद कर देते हो, हम बता भी नहीं पाते, ठीक है। सुनो थोड़ा सा, ये दोनों का दोनों तालू है, ठीक है। देखो सर ये कौन है? ये है तालू, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। इसको क्या कहते हैं सर? नेजल कैविटी, और ये माउथ कैविटी। कैविटी मीन्स गुहा होता है, ठीक है। तालू को क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं। अब तनी खुद से फील करो, जीभ को ऊपर सटाओ तालू में, कठोर है, क्या हो गया? कौन बात पे हंसी आ गया? कठोर है, टच करके देखो कठोर है। जीभ को अंदर की तरफ मोड़ो और पीछे ले जाकर टच करो, तालू में ही मुलायम मिलेगा, है ना। यानी कि सर तालू के 2 भाग हैं। एक तालू का सर वो भाग जो कैसा है? कठोर है, और सर एक तालू का ऐसा भाग जो कैसा है? कोमल है, ठीक है। तो तालू कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला सर कठोर तालू, दूसरा कोमल तालू। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो या कि सर यही जो हमारा तालू है ना, ये कौन सा तालू? कोमल वाला। सर ये नीचे जाकर के को घंटी लटक जाता है, लटका है ना घंटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वेनम पैलेटाई। वेनम पैलेटाई या तो यूबुला
ठीक है, या तो वेनम पैलेटाई बोलते हैं या तो यूबुला बोलते हैं। एक एक संरचना आगे चलते जा रहे हैं, देखते जाना। उसके बाद सर यहीं से कहीं ना कहीं क्या होती है, हमारी ऐसे जीभ होती है इस तरीके से, ठीक है। और सुनना सर, ये जो नासा गुहा है ना, ये आकर के ऐसे नलिका बन रही है क्या, इसको कहते हैं नासा ग्रसनी, ठीक है। सर नाक की जो नलिका है वो आगे जाकर के मुख में खुल रही है, वो क्या कहलाती है, नासा ग्रसनी। सर मुख की भी कहीं ना कहीं नलिका है ना, ये कहलाती है मुख ग्रसनी, ठीक है। और सर ये नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी आ करके एक ही जगह पर मिल रही है कैसे, तो इसको याद रखिएगा, इसको कहा जाता है ग्रसिका या ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी केवल इसको ध्यान में रखिएगा, ग्रसिनी हो गया ग्रसनी। इसको हम लोग बोल देते हैं फेरिंग्स, ठीक है। वो क्या हो जाएगा सर, नेजल फेरिंग्स, एक क्या हो जाएगा माउथ फेरिंग्स, और एक क्या हो गया फेरिंग्स। अब आगे सुनो कि सर अब यहां से जो ये गर्दन स्टार्ट हुआ है ना, ये क्या बती आ रही हो सब, यहाँ जो गर्दन स्टार्ट होता है सर, यहाँ से दोनों अलग अलग हो जाता है, आकर के एक जगह पे मिला है, उसके बाद फिर दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सर एक चला जाएगा इधर, वो किधर चला जाएगा सर, फेफड़े में चला जाएगा, सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा सर, लंग्स में चला जाएगा। जहाँ से मतलब चले एक को दिखा देते हैं, लंग्स में चला जाएगा, ये हमारे फेफड़े की तरफ चला जाएगा, जा करके आगे सर इस तरीके से ये फेफड़े में जा करके जुड़ जाएगा। और जो फेफड़े वाला नलिका होता है ना, इसी में एक चीज़ और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लैरिंग्स, जिसको शुद्ध कहा जाए तो कंठ। यही होता है जो बाबू आवाज निकालता है, आपके मुख से जो भी आवाज निकल रहा है ना, यहाँ फील कर रहे हैं, यहाँ वाइब्रेट होता है। एक वोकल बॉक्स होता है, एक वॉइस बॉक्स होता है। आप बोलते हैं तो क्या लगता है अंदर से आवाज आती है, नहीं, आवाज यहाँ से निकलती है। अंदर से क्या आता है, हवा आता है, अंदर से हवा आता है। बांसुरी देखे हो, बांसुरी कभी बजाने की कोशिश की है, बड़ी बेसुरा बजाए होंगे, ठीक है। और वही अगर बांसुरी वादक होगा तो सर बांसुरी वादक सर बहुत बढ़िया से बजाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कितना हवा का प्रेशर होना चाहिए, और हवा के प्रेशर के साथ कौन से छिद्र को बंद करना है, कौन से छिद्र को खोलना है। हम सर यही तो कर रहे हैं, कब मुख को बंद करना है, कब लिप्स को सटाना है, कब खोलना है, ये तरीका हमें पता है, इसीलिए एक एक शब्द बोल पाते हैं, ठीक है। तो सब कुछ कहानी यहीं से होती है, इसी कंठ से होती है। वही है क्या बच्चा, ये कंठ, या तो इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे सुनो, यहाँ तक की बात हो गई। अब सर ये जो है, ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग ग्रसिका, जिसमें हमारा भोजन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फूड पाइप भी बोल देते हैं, फूड पाइप। और सबसे बेस्ट जो वर्ड होता है इसके लिए, ईसोफेगस। यहां तक की बात समझ में आई, क्या क्या किया हमने। अब देखो, बिल्कुल सर, अब ये हमारा से क्या शुरू हो गया, यहाँ से पेट शुरू हो गया, आमाशय शुरू हो गया। अब आमाशय ये जाकर के कहीं ना कहीं सर ऐसे छोटी आंत बनाता है, उसके बाद यही छोटी आंत आगे चल के क्या बनाता है, ऐसे बड़ी आंत बनाता है। अरे बस समझना है कि कुछ और करना है। चलो ठीक है सर, ये छोटी आंत हो गई। और एक तरफ दिखा देते इधर बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। आपके छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। यहाँ भी कितने? 3। सुनना, अरे 2 को पढ़े हो ना, क्लास दूसरे में सर्वनाम के या संज्ञा के कितने भेद पढ़ाए गए थे?
आगे गए तो क्या गलती पढ़ाया गया था वहाँ? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पढ़ाया गया था आपको, वही चीज़ यहाँ पे। चलो सुनो कि सर छोटी आंत के सबसे पहले भाग को क्या कहते हैं? ग्रहणी। छोटी आंत का सबसे पहला भाग ग्रहणी, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा अग्र क्षुद्रांत्र, ठीक है। अच्छा, इतना पे ज्यादा समस्या है कि जो समझा रहे हैं वो ज्यादा समस्या है? समझो पहले, क्षुद्रांत्र होता है, ठीक तो है। हर जगह समस्याएं हमारे साथ नहीं होती है। एक तो इसे ओवर टाइम जा रहे हैं आप लोग को लेकर के, परेशान मत करिए। देखिए, ड्यूडेनम, उसके बाद इजनम, और एक सबसे अंतिम होता है क्या क्या होता है? ग्रहणी हो गया, क्षुद्रांत्र। ये होता है इलियम। ये तीन हिस्से हैं किसके? छोटी आंत के। बड़ी आंत के भी देखिएगा सर, इसके भी तीन हिस्से हैं। सबसे पहला अंधनाल, ठीक। उसके बाद बृहदांत्र, और तीसरा मलाशय। हाँ, मलाशय। इसको अंधनाल को कहते हैं सीकम, इसको कहते हैं कोलॉन, और ये होता है रेक्टम। और लास्ट सर ये कहलाता है गुदानाल, एनल कैनाल, और ये होता है गुदा। हाँ, गुदा द्वार या गुदा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एनस। बच्चा ये पूरा का पूरा हमने पाचन का पूरा सिस्टम दे दिया। पाचन कहाँ से शुरू होता है सर? मुख से। खत्म कहाँ पर होता है? गुदा पर, ठीक है। अब जरा देखना, गौर करना सब कुछ। चलो, यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई? क्या क्या था? एक एक, अच्छा ये वो चीज़ छूटा है, एक चीज़ छूटा है। देखो यहाँ पे कि सर ये जो दोनों का दोनों जो छिद्र है ना, इस छिद्र को एक ढक्कन मेंटेन करता है यहाँ पे। नहीं तो पता चले कि जब हम सांस लेंगे चल जाएगा पेट में, या जब खाना खाएंगे चल जाएगा फेफड़ा में। क्या समझा? कबो कबो हो जाता है ऐसा, इसीलिए सड़क जाता है आपको। ले कितना बड़का हंसी आ गया जी तुम लोग के। नहीं, इसकी आने का सेंस अलग होता है। हो गया? अब सोचो कि ढक्कन नहीं रहेगा बाबू, फिर अभी हंसे जा रही है तक। गजब समस्या है। चलो सुनो क्या बोले हैं कि अगर ये ढक्कन नहीं रहेगा तो समस्या क्या होगा कि जब आपको सांस लेना है तो कहाँ जाना चाहिए? फेफड़ा में। चल जाएगा कहाँ? पेट में। और जब खाना खा रहे हैं, सुनो, जब खाना खा रहे हैं सोचो कि ढक्कन नहीं बंद किया गया तो भोजन कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में। तो मुख्य रूप से ये ढक्कन किसके लिए होता है? इस वाले नलिका के लिए होता है, जो किससे जा रही है जुड़ करके? फेफड़े की तरफ। दो तीन चीज हमने छोड़ा है। ये देखो, इधर यहाँ लिख देते हैं सर। ई वाला छिद्र जो है ना, इसको कहते हैं ग्लॉटिस। इस छिद्र को बोला है मैंने, जो कहाँ जा रहा है? फेफड़े की तरफ। इसको कहते हैं ग्लॉटिस। ये वाला जो छिद्र होता है जो कहाँ जा रहा है? पेट में। इसको बोलते हैं ग्लट। क्या क्या सर? ग्लॉटिस, ग्लट, ठीक है। और ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को कहते हैं इपीग्लॉटिस। ये दो तीन चीज छूटा हुआ था। क्या क्या सर? ये कौन है हमारा? ग्लॉटिस। ये कौन? ग्लट। और ये जो ढक्कन है इपीग्लॉटिस, और ये स्पेशली किसके लिए होता है? ग्लॉटिस के लिए होता है, ठीक है। यही सर इसको बंद करता है, नहीं तो भोजन हमारा इधर चला जाएगा। हमने पूरा का पूरा मुख से लेकर के गुदा तक का स्ट्रक्चर बता दिया आपको। बाकी तीन सवाल आपको देते हैं, वो तीनों सवाल खोजिएगा। लिखते हैं यहाँ से। खाली बस इतना मुझे बताओ कि सर ये जो हमारा पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र कहाँ से शुरू हुआ है?
मुख से शुरू हुआ है, कहाँ तक गया है? गुदा तक। क्या ये अंदर से खोखला है? सर ये पूरा का पूरा कैसा है? खोखला है। और अभी अभी ये देखो यहाँ पर बात किया था कि सर जो खोखला भाग होता है इसके अंदर का ये जो लेयर है ये क्या कहलाता है? अस्तर कहलाता है। तो तनी ये बताओ कि सर ये जो पूरा का पूरा हमने पाचन तंत्र देखा है ये अंदर से अगर खोखला है तो क्या इसका अस्तर किया गया होगा? अस्तर करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? उपकला, ऊतक। अब तीनों सवाल देखो फटाफट। सर सवाल नंबर पहला मैं एकदम क्लियर करके दे रहा हूं, बस खाली आपको पता करना है। मुख से लेकर के कठोर तालु उसके बाद मुलायम या कोमल तालु से मलाशय तक, तीसरा गुदानाल से गुदा तक। ठीक है सर, ये तीनों का जो हमने क्वेश्चन दिया है आपको ये पता करना है क्या इसमें अस्तर किया गया है? सर 100% इसमें अस्तर किया गया होगा क्योंकि अंदर से कैसा है? खोखला है। अब यहीं पर सवाल आप आराम से खोजना कि सर चाहे अस्तर हो या आवरण हो कौन करेगा? उपकला करेगा। अब अलग अलग जगह पर उपकला अलग अलग जर्म स्तर से बनी होती है, ये बात पहले ही बोला था हमने। तो 3 आपको क्वेश्चन दिया, ये पता करो कि सर मुख से लेकर के कठोर तालु तक का जो अस्तर है वो किसने किया? उपकला ने किया। कौन सी उपकला ने? वो उपकला जो इक्टोडर्म से बनी है, वो उपकला जो मेसोडर्म से बनी है, वो उपकला जो एंडोडर्म से बनी है। उन तीनों में से किसने किया? फिर वैसे ही कहाँ से? मुलायम तालु से मलाशय तक कौन सी उपकला ने बनाया? उसके बाद गुदानाल से गुदा तक कौन सी उपकला ने बनाया? ये तीनों क्वेश्चन में लिख लो। अतः कौनों कल बोल दिया ना कि नहीं लिखे, हो गया। ठीक है, ये तीनों का तीनों क्वेश्चन याद होना चाहिए, मतलब कि देख लीजिएगा इसको।